हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम चैप्टर नंबर 5 आपका पढ़ रहे थे। मानव संसाधन एवं मानव पूंजी विकास के क्रम को हम लोग देख रहे थे। तो आज इसी में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी 5.5 जो यूनिट्स है भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिरता को हम लोग देखेंगे कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है। और उसी पर गौर करके हम लोग सारे चीजों को देखेंगे और एक एक करके कि मानव पूंजी निर्माण क्या है, स्थिति कैसे बनी हुई है, इन सभी पर हम लोग जो है आपका बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी आपकी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। क्लियर है? कोई भी आपकी क्वेरी है तो। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो खड़ा होकर आपका चैप्टर को पढ़ना चाहेगा, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से पढ़ सकता है। देखिए, इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य में के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिमाण है। मानव पूंजी निवेश क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, प्रवसन और सूचना का जो निवेश का परिमाण है, यही क्या है आपका मानव पूंजी है। ठीक, इसमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। कह रहे हैं कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये मानव पूंजी का सबसे दो इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि है। भारत के संविधान के सभी स्तर के प्रशासकीय निकाय के कार्य दायित्व को भी बहुत स्पष्ट रूप से निभाया आपका निर्वहन करता है। कैसे करता है? बहुत सही रूप से आपका निर्वहन करता है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ही तीनों की प्रशासकीय स्तर पर साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है। अतः हम केवल शिक्षा के क्षेत्र में विश्लेषण नहीं करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? क्या आपको पता है कि भारत में जो आपकी शिक्षा है, वो शिक्षा की देखरेख कौन करता है? क्या आप जानते हैं इस विषय के में? बताइए बच्चों, कौन करता है? आपको पता है थोड़ा बहुत कि भारत में कौन कर रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य की जो आपकी देखरेख है, कौन करता है? तो भारत में शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण से पूर्व हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों से उत्पन्न होती है। इन्हीं कारणों से इन सेवाओं में बाजार और निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं और इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब कोई बच्चे जब जब ही किसी बच्चे को स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती कराया जाता है, तो यह आवश्यक सुविधा नहीं प्रदान की जाती, तो इसे हम पहले के बच्चे को ही किसी अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय मान लिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी है। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागत के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कर रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। यह सरकार की भूमिका एक रूप हो सकता है और वह निजी क्षेत्र प्रदायक उचित मानकों में सेवा के अनुसार उचित जगह हो सकती है। भारत में शिक्षा क्षेत्र में अनेक के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर की पर शिक्षा मंत्रालय तथा शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण, परिसर,
विश्वविद्यालय अनुदान और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद आ गई है। क्या आ गई है? भारतीय तकनीकी परिषद जो है इनके स्थान पर आपका आ गई है। ठीक। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय और विभिन्न संस्थानों के स्वास्थ्य विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां जनसंख्या एक विशाल वर्ग धनरेखा से नीचे स्वास्थ्य देखभाल करने स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं करता, यही नहीं भारत में अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर सकती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य के नागरिक को मान लिया जाता है तो यह अनिवार्य नहीं है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित लगे रहे व्यक्ति को सरकार की ये सुविधा निःशुल्क प्रदान करती है। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्यों की सरकारें पिछले कई वर्षों में अपने शिक्षा क्षेत्र में व्यय में वृद्धि करती आ रही है। क्या हो रही है कि जो पिछली गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो हमारी चीजें हैं उनमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परीक्षण उन्होंने बनाया है ताकि लोगों को हम लोग शिक्षा दे सकें। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद बनाया है, आयुर्विज्ञान बनाया है। तो इन सब का उद्देश्य क्या है कि हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना निवेश कर सकें, हम जितना उसको उन्नत कर सकें, यही उनकी दिशा है। और ताकि हम लोग सब कुछ अच्छा कर पाएं, इसी बात के नजरिए से ये लोग लगे हुए हैं। अब कह रहे हैं शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, तो इसको भी देखेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है पूछेंगे। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाए। कह रहे हैं कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है। सरकार द्वारा किए गए शिक्षा के पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने की हमें इस व्यय को दो प्रकार से देख सकते हैं। कुल सरकारी व्यय में इसका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। एक है कि सरकारी जो कुल आपका सरकारी व्यय था, यानी जितना खर्च था, उस खर्च का हमने कितना पैसा अपना कहाँ लगाया है, एजुकेशन में लगाया है। या फिर कहें जो हमारी जीडीपी है उसका कितना परसेंट हम लोगों ने कहाँ लगाया आपका, उसका बच्चों हमने शिक्षा में लगाया। तो हम दो तरीके से आपका देख सकते हैं, टोटल व्यय में देख सकते हैं और जीडीपी के रूप में देख सकते हैं। ठीक। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। कह रहे जो आपकी सरकारी योजनाएं चलती हैं उनमें जो खर्च करती है वो सूचक देती है शिक्षा के महत्व का। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षणिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश का शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। क्या है? ध्यान रखिए, क्या शो करता है जीडीपी? शैक्षणिक व्यय का कितना प्रतिशत ये व्यक्त करता है उन भाग में के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक। और यही आपका दूसरा है कि सरकारी व्यय से क्या दिखाते हैं कि कितना प्रतिशत हम योजनाओं में लगा रहे हैं। ये दोनों का बेसिक अंतर है, जो बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। आप इसको याद रख सकते हैं बेसिक डिफरेंसेस को। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिए। देख लिया 1952 से और 2014 के बीच में सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर 15.75% हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका परसेंट 0.64 से बढ़कर 4.3% प्रतिशत हो गया है।
इसका संपूर्ण समय अवधि शैक्षणिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है। कैसा नहीं कि हमने हर साल एजुकेशन पर समान पैसा खर्च किया है, नहीं, समान पैसा खर्च नहीं किया। यदि इस सरकारी व्यय में साथ ही हम व्यक्तियों के द्वारा किए गए निजी व्यय और परोपकारी धर्मार्थ हैं, कैसे हैं परोपकारी धर्मार्थ, शैक्षणिक संस्थानों को शामिल कर लें तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कह रहे और बहुत सारी चीजों को अगर हम शामिल कर लें जो आपका इसके अंतर्गत आती हैं तो ये रेट बढ़ जाएगा। जैसे प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग कहाँ खर्च करते हैं, जो हमारी आपका प्राइमरी एजुकेशन है, हम प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत बड़ा रूप खर्च कर देते हैं। उच्चतर तैतिक शैक्षणिक संस्थान, उच्च निवेश के संस्थान जैसे महाविद्यालय, वही तकनीकी और विश्वविद्यालय पर होने वाले व्यय सबसे कम है। कैसे हैं, इन पर जितना भी हम खर्च करते हैं ये खर्च कैसा है, औरों की तुलना में आपका सबसे कम है जो हम लोग आपका खर्च करते हैं। यदि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर व्यय की में प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संसाधनों का उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया जाए, कि हम ये नहीं करें कि हम प्राइमरी एजुकेशन को फोकस ना करें, हम उच्चतर को ही आपका सीधा प्राथमिक कर दें। हमारा मीनिंग कहने का ये जो है आपका बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के व्यक्ति शिक्षण और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तर में व्यय की वृद्धि करना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम, सभी के व्यय की वृद्धि कर सकते हैं। वर्ष 2014-15 प्रारंभिक परीक्षा के प्रति विद्यार्थियों में होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्य के बीच काफी अंतर आया है। जहां हिमाचल प्रदेश में इसका उच्चतर स्तर 34,651 रुपए, वहीं बिहार में 4088 रुपए है। इसी प्रकार की विषमताओं के कारण विभिन्न राज्यों में शैक्षणिक के अवसर और उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर है। यानी कि लोगों के अलग अलग राज्यों में जो खर्च करने की दर है वो भी शिक्षा के हिसाब से कैसी है, बहुत अलग अलग रूप में हमको आपका दिखाई देती है। ये हमको आपका देखना चाहिए, कैसी दिखती है, बहुत अलग अलग रूप में हमको आपका दिखाई देती है। चलिए देख लीजिए इसको, आगे देखते हैं। विभिन्न आयोग के द्वारा शिक्षा व्यय के वंचित स्तर पर शिक्षित व्यय की तुलना में की जाए तो आप पर्याप्त समझ में आता है। शिक्षा आयोग 1964-66 में सिफारिश की थी कि शैक्षणिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 6% पर खर्च किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिनियम बनाया था, जिसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के सभी वर्गों को मुफ्त शिक्षा देने की प्रदान की जाएगी। क्या बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को क्या मिलेगी, सभी को अनिवार्य और आपकी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इतना हम देखे थे। एक बार पीछे का पन्ने पलट कर देख लीजिए। कुछ डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देख लिया बच्चों, कोई डाउट किसी का? देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़ते हैं। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त
तपस मजमदूर समिति ने अनुमान लगाया कि देश के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना 1998-99 से 2007 के 10 वर्षों की अवधि में 1.3 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। कितना करना होगा? 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की कुल वांछित वर्तमान में 4%, ये स्तर बहुत कम है कि हमको जीडीपी का कुल मिलाकर 6% करना है, वर्तमान में 4 कर रहे हैं, जो बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसे कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है। और कैसा है? जो आपका सैद्धांतिक रूप में आपका स्वीकार किया गया। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाने के आपका प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्रथम शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा गया है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए एक विशाल धनराशि स्वीकृत करने की बात की है। उच्च विद्यार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना भी शुरू की है। और क्या करा है? जिन बच्चों को हायर एजुकेशन लेना है, वो हायर एजुकेशन के लिए एक ऋण फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी जा रही है, जिसके माध्यम वो अपनी शिक्षा को पढ़ाई करने के लिए सरकार से ऋण ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई कैसा हो सके, कंटिन्यू आपकी चल सके, वो डेली आपका हो सके। ठीक। भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां, कि भारत में जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो क्या है? तो देखेंगे, सामान्यतः किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर और प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर, युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। सारणी 5.2 में इनमें भारत की दरों और दशकों के आंकड़े भी लिए जाते हैं। क्या होते हैं? इन सब चीजों का, इनके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? इसको मापते हैं। इसको भारत शैक्षणिक उपलब्धियों। ठीक। इन्हीं को हम लोग गौर करके एक एक करके आपका देख लेते हैं कि क्या ये अवधि है, क्या इनकी शैक्षणिक चीजें हैं, कैसे हम इनका आकलन करें, और हम इस पर गौर करके विचार करके एक एक सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो इतना आपने देख लिया होगा, इतना समझ लिया होगा। ठीक। इसको ध्यान रखिए और एक बार थोड़ा पीछे देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कैसे एजुकेशन में खर्च हो रहा है, कैसे हम स्कूल पर खर्च कर रहे हैं, एक हम सरकारी व्यय में कितना खर्च कर रहे हैं और अपने जीडीपी का, और कैसे क्या हुआ कि आपका हम लोगों ने अपना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त और अनिवार्य रूप से आपका शिक्षा देने के लिए भारतीय संसद में नियम लाया, ताकि हम क्या करेंगे, 6 से 14 साल के बच्चों को हम क्या देंगे? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। देख लीजिए एक बार। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाए। चलिए, भविष्य की कुछ आपकी संभावनाएं हैं जो इसमें हम लोग आपका व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है कि सब लोगों को शिक्षा मिले, स्कूल जा सकें, ये भी आज एक सपना बना हुआ है। कहाँ? हमारे देश में। यदि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है तो, किंतु आज देश के निरक्षर की संख्या उतनी ही है जितनी की स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। कह रहे हैं कि आज भारत में उतने लोग ही बिना पढ़े लिखे हैं जब हम आजाद हुए जितनी हमारी जनसंख्या थी। यानी कि आज भी भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है। कैसी है? अनएजुकेटेड है। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करके संविधान सभा के नीति निहित तत्वों में स्पष्ट किया कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल बाद 14 वर्ष की आयु के बच्चों को
के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो अभी तक 100% साक्षरता हो गई होती। अगर कह रहे हैं कि हम अगर ये लक्ष्य भी हमको अगर हम आपका पूरा कर लेते कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे, अगर हम इसको प्राप्त कर लेते तो अब तक भारत में 100% एजुकेशन साक्षरता हो गई होती। यानी कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के बाद भी हम लिटरेसी रेट पूरी नहीं कर पाए। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी विडंबना की बात है ना। कह रहे लिंग समानता पहले से बेहतर है। अब साक्षरता में पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर काफी कम है। पहले ये पुरुष की और महिला की एजुकेशन में काफी अंतर होता था, अब कह रहे हैं अब थोड़ा कम रहा है, जो लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन किए जाने के कई कारण हैं, जैसे नारी शिक्षा की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही साथ शिक्षा और प्रजनन अंतर और शिक्षा स्त्री व पुरुष के स्वास्थ्य की देखभाल पर क्या करती है, अनुकूल आपका प्रभाव डालती है। क्या करती है, अनुकूल जो है आपका प्रभाव डालती है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के लिए प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। अभी हमें 100% वयस्क साक्षरता दर के लिए अनेक मंजिल पार करनी पड़ती है। क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी मंजिल हैं जो आपको पार करनी पड़ेगी। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत नुकीला है। कैसा है, नुकीला, यानी कि पिरामिड अगर मान लीजिए ऊपर से ऐसा है, पिरामिड आपको सिखाऊंगा तो बहुत अच्छा है, अगर ये नुकीला है तो इसका मतलब हायर एजुकेशन बड़ी कम हो रही है। ठीक, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है या नहीं। शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन कर रहे युवा के बीच बेरोजगारी दर 19% थी। उनके शहरी समकक्ष में 16% अपेक्षा कम बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में 30% बेरोजगारी दर थी। युवा, महिला, ग्रामीण, इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या था, आपका स्तर पर युवाओं में से 3 से 6% बेरोजगार थे। अवधि श्रमिक बाल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए, ताकि हम पढ़े छात्रों को रोजगार देने योग्य कौशल और ये पढ़े लिखे काम की तुलना की जा सके, लोगों को शिक्षित अनुपात से बेरोजगार अनुपात है इसको दूर कर सके। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन की जो आपकी चीजें हैं, एजुकेशन पॉलिसी पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार इसको गौर करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हमको चैप्टर का कंक्लूजन निकालना है बस। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाए। कुछ पीछे कुछ पूछना है इसमें हायर एजुकेशन संबंधित? देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाए। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभों से तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विकास के लिए पर्याप्त वित्त की प्रावधान करती हैं। यानी कि चाहे आपका शिक्षा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, इसके लिए आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती हैं, ध्यान रखिए,
वित्त की व्यवस्था करती हैं। क्या करती हैं? वित्त की व्यवस्था। क्यों? ताकि सामाजिक आर्थिक लाभ से लोगों को सामाजिक आर्थिक लाभ भी मिले। देखिए, पहले से परिचित तो बात एक अलग है, लेकिन लाभ भी मिलना चाहिए। और क्या करती हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को सभी समाज के लिए सुनिश्चित सुलभ करा पाती, कि सबको कैसे मिले? सुलभ मिले, ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समता की प्राप्ति हो सके। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है, समुदाय की मांग है। गुणात्मक में सुधार करें करके इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करके इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कि भारत में इन्हें पर्याप्त रूप से प्रयोग करें कि स्थिति क्या बनी हुई है। ठीक, ताकि हम इसको देख सकें। तो ये इसका निष्कर्ष था मेरे प्यारे बच्चों, और हम इस निष्कर्ष पर आपका पहुंच गए थे कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार से। एक बार चैप्टर को पूरा देख लीजिए। बीच में कहीं एक सारणी छूट गई थी जिसको हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार, ये एक इंडेक्स है, ये इंडेक्स को हमको पढ़ लेना चाहिए। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास की कुछ चुनौतियां हैं कि क्या रेट कैसे कैसे है। वास्तव प्रति व्यक्ति रुपए में दिखाया गया है 1951 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, और अधिशोषित मृत्यु दर कितनी थी, शिशु बर्थ रेट क्या है, और जीवन प्रत्याशा क्या है, और शिक्षा और साक्षरता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, 7,651 रुपए था आपका प्रति व्यक्ति आय 51 में। अब कितनी है? 70,659 रुपए है। अधिशोषित देखिए, मृत्यु दर है 25.1 थी उस समय, अब थी 6.3। चाइल्ड रेट देखिए, बर्थ रेट 146 थी, वर्तमान में है कितनी? 33। और है समय, जीवन के समय में जीवन प्रत्याशा, ये देखिए 37 साल जीता था पहले पुरुष, अब कितना जीता है? 67। महिला कितनी जीती थी? 36, आज कितनी जीती हैं? 70 साल। अगर प्रश्न बन जाए कि महिला की तुलना में या पुरुष की तुलना अगर महिला से करें तो जीवन प्रत्याशा किसकी अधिक है, तो आप पाएंगे महिला की जीवन प्रत्याशा कैसी है? पुरुष की तुलना में ज्यादा है। और साक्षरता दर कितनी थी उस समय? 100 में से केवल 16.67 लोग आपके पढ़े हुए थे। ठीक, कितने? 16.67। और वर्तमान में इस आंकड़े को देखोगे तो 100 में से आपका 76% लोग आपके पढ़े लिखे हैं, यानी कि लिटरेसी अभी 76%, लगभग ये आपका 95 प्लस होनी चाहिए। तब तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है। एजुकेशन का जो दर है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ेगी, स्कूल चीजों की जो अनुकूल स्थिति होगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आपका बढ़ावा जो है आपका दे सकते हैं। तो एक बार डाटा सारणी को अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया आप लोगों ने, ये सारी चीजें हैं स्वास्थ्य संबंधित। अब देखिए, मानव पूंजी निर्माण में दिल्ली में एक अस्थायी रूप से आपका विद्यालय चल रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टेम्परेरी रूप से भी स्कूल चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं। अनएजुकेटेड जो आपके पीपल हैं, आप उनको वो कैसे उनको लिटरेट किया जाए। कुछ लोग अपने स्तर पर काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए बहुत सारी एनजीओ हैं जो आपका काम कर रहे हैं। ठीक, देखिए, देख रहे हैं बच्चों? देख लिया? चलिए, कुछ पूछना है? कुछ पूछ सकते हैं। देख लिया बच्चों? चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना था। बेसिकली जो है पूरा इसमें हमने देख लिया। कुछ भी आपका पूछना है, कुछ भी चीजें आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका पूरा चैप्टर है हमने बहुत अच्छे से देख लिया, चैप्टर खत्म हो गया। कल हम इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं
उनको करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।